हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका ये पार्ट 18 होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2003 का क्वेश्चन पेपर जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बार ऑफ हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ लोडेड सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर, loads were placed on one of the axis of the symmetric cross section. Ignore the self weight. The maximum tensile stress in न्यूटन पर mm स्क्वायर एनी वेरीज। देखिए यहाँ पर हमको दो बॉडी दिया हुआ है जो दोनों कनेक्टेड है। पूछ रहा है किस में टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ छोटा बॉडी है, इसका 50 किलो न्यूटन है। बड़ा बॉडी में कितना 200 किलो न्यूटन लग रहा है। यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से आएगा, यानी बड़ा बॉडी का क्या होगा, ये बनेगा और छोटा बॉडी का ये है। ठीक है, तो छोटा बॉडी में कितना लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। इसका अपवार्ड में भी हो जाएगा 50 क्योंकि ये टेंसाइल है। उसके बाद यहाँ पे देखें बड़ा बॉडी में, तो यहाँ पे देखिए 100 यहाँ लग रहा है, 100 यहाँ है, 50 क्या होगा, छोटा बॉडी के चलते होगा, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है, पूछ रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो हम बॉडी दोनों केस में निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है। तो मान लेते हैं इसका बॉडी 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो मान लीजिए सिग्मा 1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स है 50। अब बट्टे इसका एरिया कितना है, ये देखिए यहाँ 50 mm का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, यानी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, तो 50 इंटू क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। ये जो इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे किलो न्यूटन में है तो उसको क्या करेंगे 10⁻³ से गुना कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, पहला केस हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा देखें, सिग्मा 2 इक्वल टू, तो ये जो आ जाएगा यहाँ 250 आया था, 250 इसका क्रॉस सेक्शन 100 है, तो 100 इंटू 100 इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है मैक्सिमम किस में आएगा, तो इसमें कितना आ रहा है 20, और सिग्मा 1 में कितना आ रहा था 25 आ रहा था, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 25। तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इज स्ट्रक्चर एनालिसिस यूज फॉर, तो ये जो यूज किया जाता है ये क्या आता है, ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन के लिए, मतलब किसी भी फोर्स फंक्शन के लिए ये ड्रॉ किया जाता है। तो दूसरा का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग फ्रेम एज पर IS 456 इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए इफेक्टिव लेंथ जो है क्या होता है, लॉर्ड एक्टिंग ऑन द फ्रेम से क्या होता है, फ्री होता है। जैसे हम कोई भी किसी का भी लॉर्ड इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका जो लेंथ होता है और यहाँ पे फिक्स या हिंज है उस पर डिपेंड करता है, तो ये क्या होगा, लॉर्ड से फ्री होगा। तो थर्ड का सही ऑप्शन हो जाएगा ये डी, लॉर्ड एक्टिंग ऑन द फ्रेम। उसका 4 नंबर देखेंगे। 4 में a curve member with a straight vertical leg carrying a vertical load Z शो इन द फिगर द स्ट्रेस रिजल्टेंट इन XY सेगमेंट इज। देखिए यहाँ पर हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें जो लॉड होगा कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो लॉड लगा रहा है जेड पॉइंट पे, ये क्या डायरेक्ट इसका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लॉड शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, 4 का मतलब सिर्फ एक्सियल फोर्स लगेगा XY में। तो 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, एक्सियल फोर्स ओनली। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 में the working stress method of design of specified the value of modular ratio m equal to 280/3 sigma CBC, where CBC is the allowable stress in bending compression in concrete. To what extent the above value of m make an any allowance of creep concrete। देखिए इसका m allowance की बात कर रहा है फॉर क्या, क्रीप कंक्रीट के लिए, तो ये डिपेंड करता है पार्शियल, ये होता है पार्शियल कंप्रेशन। ठीक है, तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में इन द डिजाइन ऑफ लेसिंग सिस्टम फॉर ए बिल्ट अप स्टील कॉलम द मैक्सिमम अलाउबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेसिंग बार, तो इसके लिए हम कितना यूज करते हैं, 145 यूज करते हैं। तो 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरी रेसिस्ट लेटरल लोड एंड पैरेलल टू द राइज। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन ऐसा एलिमेंट है जो रेसिस्ट कर रहा है लेटरल लोड को, पैरेलल है राइज का। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी ब्रेसिंग, यह है ब्रेसिंग। उसके बाद 8 नंबर है। 8 में मैक्सिमम स्ट्रेन इन एन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट एंड इन टेंशन रेनफोर्समेंट FE 456 ग्रेड एंड ES 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इन ए बैलेंस सेक्शन एट लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सिबल
रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट के केस में और रेनफोर्स के केस में। तो देखिए एक्सट्रीम फाइबर जो है हम जानते हैं कंक्रीट के केस में कितना होता है, ये होता है 0.0035, ठीक है। और यदि हम रेनफोर्स के केस में देखें तो रेनफोर्स के केस के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ठीक है। ES यूज करते हैं, इसका जो वैल्यू आता है वही हम पुट करते हैं। यहाँ पे हमको FY दिया हुआ कितना, FY ये है 415 और ES का वैल्यू कितना है 200 किलो न्यूटन। यदि हम इसको वैल्यू को सॉल्व करें तो 8 का जो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 0.0038, ठीक है। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब कंक्रीट के केस में 0.0035 और रेनफोर्स के केस में 0.0038। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में है द स्टिफनेस K of the beam deflecting in a symmetric mode shown in the figure is। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, इसका रोटेशन मतलब इस ये है, ठीक है। उसमें हमको पूछ रहा है स्टिफनेस क्या होगा। तो देखिए जब इस टाइप का बीम रहे तो इसका जो क्या होता है, रोटेशन दोनों एंड पे सेम होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है रोटेशन का ये होता है थीटा इक्वल टू ML/2EI, ठीक है। अब स्टिफनेस के केस में हम क्या लेते हैं, थीटा का वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे हम मोमेंट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2EI/L, ठीक है, ये आ जाएगा मोमेंट का। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये होगा 2EI/L, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया 9 का, ये हो गया बी। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में ए मसनरी डैम इज फाउंडेड on a previous sand having a porosity equal to 45%, specific gravity of sand particle is 2.65, for desired factor of safety of 3 against the sanding boiling the maximum permissible upward gradient। देखिए यहाँ पे जो हम जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम परमिसेबल अपवर्ड ग्रेडियंट निकालने के लिए। तो इस केस में हम जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू होता है ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बट्टे मैक्सिमम परमिसेबल ग्रेडियंट, ठीक है, मैक्सिमम परमिसेबल ग्रेडियंट जिसको हम एग्जिट ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो हमको यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और IC का वैल्यू हम जानते हैं, ये कैसे यूज करते हैं, होता है G-1 × 1 - N, ठीक है, ये होता है वैल्यू। तो यहाँ पर हमको G का वैल्यू दिया हुआ है 2.65 और यहाँ पे पोरोसिटी जो है ये दिया है 45%, यानी N के जगह 0.45 पुट कर देंगे। यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, IC का वैल्यू आ जाएगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम परमिसेबल अपवर्ड ग्रेडियंट। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा B, यानी आता है वैल्यू 0.302। उसके बाद हम 11 देखेंगे। 11 में ए डबल ड्रेनेज क्ले लेयर ऑफ 6 mm थिक सेटल 30 mm in 3 years under the influence of a certain load if the final consolidation settlement has been estimated to be 120 mm. If a thin layer of sand having negligible thickness is introduced at a depth of 1.5 meter below the top of surface, the final consolidation settlement of the clay। देखिए यहाँ पे हमको 2 ड्रेनेज लेयर क्ले लेयर दिया हुआ जो 6 mm का क्या है थिकनेस है, और ये जो सेटल हो रहा है 30 mm जो सेटल हो रहा है 3 ईयर में, यानी इसका सेटलमेंट का जो रेट है 30 mm जो है 3 ईयर का दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट है 120। तो देखिए होता ही है रेट ऑफ सेटलमेंट से फाइनल सेटलमेंट पे कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ इफ़ ए थिन लेयर ऑफ सैंड हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस इंट्रोड्यूस एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द सरफेस। तो पूछ रहा है यहाँ पे फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले क्या होगा। तो देखिए ये जो होता है, जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है फाइनल सेटलमेंट पे निर्भर नहीं करता है। तो पहले का जो फाइनल सेटलमेंट 120 mm था वही सेटलमेंट क्या होगा इस केस में भी होगा। तो 11 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 12 देखेंगे। 12 में ए ग्रेनुलर सॉइल possess saturated density of 20 kilonewton per meter cube if the effective angle friction is 35 degree, if the desired factor of safety is 1.5, the safe angle of slope for the soil when seepage occurs at and parallel
पैरेलल टू द सरफेस विल बी। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है स्लोप का एंगल निकालने, एंगल ऑफ स्लोप निकालने। तो देखिए इसके लिए और केस है पैरेलल टू द सरफेस। तो इस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू होता है मेरा, ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू गामा सबमर्ज बटे गामा सेचूरेटेड इंटू टेन फाई, जो फ्रिक्शन एंगल है, और यहाँ पे 10 इंटू थीटा, तो थीटा हो गया एंगल ऑफ स्लोप का हो गया। तो यहाँ पे देखिए गामा सबमर्ज है, गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या जानते हैं, गामा सेचूरेटेड माइनस गामा डब्लू, यहाँ पे सेचूरेशन ऑलरेडी है। फाई का वैल्यू हमको, तो यहाँ पे देखिए गामा सेचूरेशन का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, सेचूरेशन का वैल्यू 20 है। इसमें गामा डब्लू का वैल्यू हम कितना करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा गामा सबमर्ज का, और गामा सेचूरेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो 20 किलोमीटर में यहाँ पुट कर सकते हैं। 10 फाई हमको कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। फाई का वैल्यू 35 है, यहाँ से हमको क्या निकलना है, थीटा निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हमको 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये जो निकलेगा ये हो जाएगा 23 डिग्री, सॉरी यहाँ हो जाएगा ये 13 डिग्री, तो इसका 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में ए प्लेट लॉड टेस्ट कंडक्ट ऑन ए कोहेशन लेस सॉइल एज 600 mm स्क्वायर टेस्ट प्लेट सेटल बाय 15 mm under a load intensity of 0.2 Newton per mm square, all the condition remaining the same, settlement of the 1 meter square footing will be। देखिए यहाँ पे सैंडी सॉइल की बात कर रहा है। तो इस केस में जो हम जानते हैं सेटलमेंट का जो रिलेशन होता है फील्ड और प्लेट का, ये होता है एस एफ बट्टे एस, जो प्लेट का है सेटलमेंट का, इसका होता है विड्थ ऑफ फील्ड बट्टे विड्थ ऑफ प्लेट इंटू यहाँ पे होता है विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 बट्टे विड्थ ऑफ फील्ड प्लस 0.3 का होल स्क्वायर का क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू दिया हुआ है सबका, तो देखिए यहाँ पे फील्ड का जो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर फुटिंग है, यानी विड्थ का वैल्यू फील्ड का क्या है, 1 है। यहाँ पे प्लेट का देखें तो ये कितना है, 600 mm है, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.6 लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह हम 0.6 यहाँ पे लिख देंगे, 0.6 यहाँ पे जो फील्ड का लिखेंगे तो यहाँ पे कितना 1 लिख देंगे, 0.3 है, 0.3 है। इधर SP जो वैल्यू दिया हुआ है सेटलमेंट ऑफ किसका, प्लेट का, ये कितना है 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या जो होगा, सेटलमेंट ऑफ फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, क्योंकि ये आता है 19.97 मीटर के आसपास। तो इसका जो नज़दीकी वैल्यू है ये है डी, यानी 13 का सही ऑप्शन हो गया 20.50। उसके बाद हम 14 देखेंगे। 14 में है ए 25 किलोमीटर पॉइंट लोड एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एन इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम, द वर्टिकल pressure intensity in kilonewton per meter square at a 0.6 meter below and 4 meter away from the load will be। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है वर्टिकल प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो देखिए इसके लिए हम बॉसिक्यू इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है सिग्मा जेड इक्वल टू 3/2 पाई क्यू बट्टे जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस r/z का स्क्वायर का होल के पावर कितना होता है 5/2। तो यहाँ पे हमको देखिए Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। Z का वैल्यू जो हमको कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। उसके बाद R का वैल्यू कितना है 4 है, फिर यहाँ पे Z का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे जो 14 का जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 0.132। तो 14 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद 15 देखेंगे। 15 में मैच कराने के लिए दिया हुआ है हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें ए फ्लैट प्लेट इज कीप्ड इन एन इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम, द फ्लूइड हैज ए यूनिफॉर्म फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेट फॉर द लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्म ऑफ द प्लेट, पिक द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग। ठीक है, इसमें बोल रहा है किसमें किससे मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा डी, यानी देखिए बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होता है ये क्या होता है इंक्रीज करता है इन द फ्लो डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद है
शेयर स्ट्रेस ऑफ द प्लेट जो होता है ये होता है डिक्रीज करता है इन द फ्लो डायरेक्शन में। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द प्लेट, इसमें क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रिमेनिंग अनचेंज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी 15 का। उसका 16 नंबर देखेंगे। 16 में है ए लेबोरेटरी मॉडल ऑफ ए रिवर इन ए बिल्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिक स्केल ऑफ 1:, यहाँ पे देखिए 1:100 दिया हुआ है, ठीक है, 1:100। द फ्लूड यूज इन द मॉडल in a while of mass density 900 kg per meter cube, the highest flood in the river is 10,000 meter cube per second, the corresponding discharge of the model shall be। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है मॉडल का डिस्चार्ज हमको निकालने के लिए, यहाँ पे जबकि प्रोटोटाइप का जो रिवर का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम रिलेशन जानते हैं जो क्यू मॉडल बटे क्यू प्रोटोटाइप, ठीक है, ये होता है LR के पावर 5/2 यानी 2.5, ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। तो LR का वैल्यू कितना है 1:100, तो इसको हम लिख देंगे 1/100, ठीक है। और यहाँ पे हमको प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज दिया हुआ है 10,000, तो इसको हम 10,000 से यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये जो मेरा मॉडल का डिस्चार्ज है यहाँ से निकल जाएगा। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो 16 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 17 देखेंगे। 17 में वाटर इज पम्प फ्रॉम ए वेल टैपिंग एंड अनकन्फाइंड एक्वाफर एट ए सर्टेन डिस्चार्ज रेट एंड द स्टेडी स्टेट ड्रॉ डाउन एक्स इज एन ऑब्जर्वेशन well is monitored. Subsequently, the pumping discharge is a double and the steady state drawdown is the same. Observe well the found to be more than double, more than the 2x. The disproportional drawdown is caused by। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है जो हम डिस्चार्ज जो निकालते हैं पंप से, तो इसका क्या होता है ड्रॉडाउन x होता है। जब उसमें ड्रॉडाउन जो डेवलप होता है x होता है, जब इसका हम डिस्चार्ज डबल करते हैं उसका ड्रॉडाउन भी डबल हो जाता है। तो ये किस रीजन से होता है, तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी नॉन लीनियर फ्लो के चलते, ठीक है। उसके बाद हम 18 देखेंगे। 18 में द वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द टॉप सॉइल एट ए सर्टेन इज 0.2 cm per hour at a storm intensity of 0.5 cm per hour occurs over the soil for a indefinite period, assuming the surface drainage to be adequate. The infiltration rate after the storm has lasted for a very long time shall be। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है जो इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालने के लिए जब लॉन्ग टाइम तक बारिश होती है। देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे बता दें आपको, जो ये जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटेंसिटी जो होता है रेन का, ये क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन रेट जो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कम हो जाता है। जितना मान लीजिए बाद में स्टार्टिंग क्या होगा रेनफॉल ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, उसका रेट ज़्यादा है, फिर भी क्या होगा इन्फिल्ट्रेशन एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको जो लॉन्ग टाइम का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, तो ये जो डिपेंड करता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पे, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो जितना होगा इतना ही क्या होगा इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा, ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमको कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो इन्फिल्ट्रेशन जो होगा लॉन्ग टाइम बाद ये भी कितना होगा 0.2 cm per hour होगा। तो 18 का सही ऑप्शन होगा, ये होगा बी। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 में द टोटल इरिगेशन डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय ए सर्टेन क्रॉप इन द इंटायर ग्रोइंग पीरियड 150 days is 25 into 9 cm. The cultivated command area of the distributary channel is 100,000 hectare. The distributary channel shall be designed for a discharge। देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है जो हमको यहाँ पे क्या दिया है, बेस का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद हमको एरिया दिया हुआ है, पूछ रहा है हमको डिस्चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ड्यूटी निकालेंगे। ड्यूटी का फार्मूला जानते हैं, D = 8 यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में लेंगे यानी 864 यहाँ से, ठीक है, इंटू बेस पीरियड कितना दिया हुआ है 150 बट्टे यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना है 25.92 cm। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा ड्यूटी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ड्यूटी का वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगा 5000 हेक्टेयर पर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हम जानते हैं इसमें रिलेशन होता है डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया बट्टे
ड्यूटी। तो यहाँ पे हमको ड्यूटी का वैल्यू पता चल गया है। एरिया हमको 100,000 दिया हुआ, तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो डिस्चार्ज यहाँ पे वैल्यू आएगा निकल के, ये आएगा 20 Q। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है इसमें डिस्चार्ज कौन सा वैल्यू लेंगे। तो देखिए ये जितना हमको आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमको कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर को यदि माइनस करें, यहाँ पे रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, और यदि माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिस्चार्ज का घट जाएगा। इसीलिए 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मोर देन 20 Q। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर देखेंगे। 20 में a moisture content of a soil in the root zone of an agriculture crop certain stage is found to be 0.05. The field capacity of the soil is 0.15. The root zone depth is 1.1 meter. The consumptive use of the crop of the stage is 2.5 mm per day, and there is no precipitating during the period. Irrigation efficiency is 65%. It is the intended raise the moisture content to the field capacity is 8 days through the irrigation. The necessary depth of the irrigation, देखिए इसमें पूछ रहा है जो कितना हमको डेप्थ ऑफ इरिगेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। देखिए मॉइस्चर कंटेंट हमको दिया हुआ है 1 सेकेंड, मॉइस्चर कंटेंट हमको दिया हुआ है 0.05। यहाँ पे हमको जो फील्ड कैपेसिटी है 0.15 दिया हुआ है। यहाँ पे रूट जोन का जो डेप्थ है 1.1 है। कंजम्पटिव यूज तो दिया हुआ है 1 डे का 2.5 है। पूछ रहा है 8 डे के लिए, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ इरिगेशन क्या होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा काम होगा इसके लिए डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ रूट जोन के निकालने के लिए, यानी हम डी निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है गामा डी बट्टे गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे हमको मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू दिया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी का दिया है, डी का वैल्यू दिया है, यानी डी का वैल्यू 1.1 है, फील्ड कैपेसिटी कितना है 0.15 है, और इसका वैल्यू दिया हुआ 0.05 है। और यहाँ पे ये तो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और सॉइल के केस में हम जनरली कितना एज्यूम करते हैं 1.5 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डी का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा, ये आ जाए कितना 165 mm। ठीक है, उसके बाद है हमको कंजम्पटिव यूज कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड इसको साइड में लिखते हैं। 165 mm आया। हमको कंजम्पटिव यूज 1 डे के लिए 2.5 mm दिया हुआ है। पूछ रहा है 8 डे के लिए, तो क्या करेंगे 2.5 इंटू 8 से गुना कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा 20 mm। ठीक है, तो इसका जो हमको वैल्यू आ जाएगा टोटल डेप्थ कितना आ जाएगा, जो वाटर अवेलेबल रहेगा वो 8 इन 1 सेकेंड 165 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 185 mm। हमको पूछ रहा है यहाँ पे जो नेसेसरी डेप्थ ऑफ इरिगेशन कितना करना पड़ेगा, तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कितना, ये होगा कितना, तो 185 बट्टे जिसका इसका एफिशिएंसी जितना दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 0.65। ठीक है, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 285, यानी इतना mm हमको क्या करेगा इरिगेशन करना पड़ेगा। तो 20 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 21 देखेंगे। 21 में द रिजल्टेंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ रॉ वाटर सैंपल आर गिवन बिलो। टर्बिडिटी का वैल्यू दिया इतना दिया हुआ 5 मिलीग्राम पर लीटर, pH है 7.4, फ्लोराइड है 2.5 मिलीग्राम पर लीटर, टोटल हार्डनेस है 300 मिलीग्राम पर लीटर, आयरन है 3 मिलीग्राम पर लीटर, MPN दिया हुआ 50 पर 100 ml। तो यहाँ पूछा फ्रॉम द डाटा गिवन अबव इट कैन बी इन्फेरियर डेट द वाटर नीड टू रिमूव। देखिए यहाँ पे सभी डाटा हमको दिया हुआ है। पूछ रहा है जो ये वाटर के लिए कौन सूटेबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए दिया हुआ। तो देखिए इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ये बी का भी गलत है और सी का भी गलत है। यानी फ्लोराइड का जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम परमिसेबल 1.5 होता है, लेकिन सूटेबल जो होता है वाटर के लिए 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस का देखिए यहाँ पर हमको इसका परमिसेबल लिमिट 300 है। ठीक है, लेकिन हम जनरली यूज़ के लिए होता है मैक्सिमम कितना 200, मतलब यूज़ के पर्पज से सूटेबल होता है। उसके बाद आयरन का जो होता है ये होता है 0.3 होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे जो सही है कितना बी एंड सी, तो बी में क्या है यहाँ फ्लोरीन आ गया। उसके बाद हार्डनेस आ गया, हार्डनेस 200 मिलीग्राम हो गया पर लीटर। उसके बाद आयरन है, ठीक है,
तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया बी एंड सी दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ द ऑडियो पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 23 देखेंगे। 23 है फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्शन लार्जेस्ट लैंड रिक्वायर्ड फॉर द गिवन डिस्चार्ज विल बी नीडेड। देखिए तो इसके लिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो यूज़ करते हैं इसमें लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो 23 का सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद 24 देखेंगे। 24 में जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर अचीव बाय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा सी, यानी जीरो हार्डनेस हम अचीव करने का एक प्रोसेस है जो आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद 25 देखेंगे। 25 है द टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंक्रीट पेमेंट मे बी कॉज ऑफ द स्लैब टू क्रैक। ठीक है, इफ स्लैब इज कूल यूनिफॉर्मली देन द क्रैक विल बी डेवलप फ्लोइंग लोकेशन ऑफ द स्लैब। देखिए जब क्या करते हैं स्लैब को कूल करते हैं यूनिफॉर्मली तो उस केस में क्या होता है सेंटर पे क्या होता है क्रैक होता है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा एट सेंटर। उसके बाद 26 देखेंगे। 26 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 26 है द स्पीड एंड डिले स्टडी ऑन ए डिफाइंड सेक्शन ऑफ अ हाईवे आर कंडक्टेड बाय। तो इसका ये कंडक्ट क्या होता है मूविंग कार मेथड के द्वारा। ठीक है, तो 26 का हो गया सी। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।